हाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तो आप सभी की डिमांड पर मैं एक जेईई एडवांस के लिए पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं जितनी भी जानकारियाँ आप तक शेयर कर रहा हूँ वो सभी जानकारियाँ मुझे जेईई एडवांस के ब्रोशर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि इस साल ही रिलीज़ हुआ है से ही मिली हैं। और जितनी भी जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ उनका रेफरेंस मैं एक बार बता दूँ कि ब्रोशर में पेज नंबर 6, पेज नंबर 15, पेज नंबर 16, पेज नंबर 25, पेज नंबर 40, पेज नंबर 44, पेज नंबर 87, पेज नंबर 88, पेज नंबर 90, पेज नंबर 94 और पेज नंबर 95 से 99, यानी फ्रॉम पेज नंबर 6, 15, 16, 25, 40, 44, 87, 88, 90, 94, 95 एंड 99 ये सभी मेरे इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स होने वाला है। तो आप जाकर इसे क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसका, और इसके ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट कर सकें और आपको परेशानी ना हो, इधर उधर सर्च कर आप अपना समय व्यर्थ ना करें। कौन कौन सी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ ये मैं अभी आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं यार पीडब्ल्यूडी बच्चों को मिलने वाले रिजर्वेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन में मिलने वाले एक्स्ट्रा टाइम, स्क्राइब फैसिलिटी और पीडब्ल्यूडी बच्चों को मिलने वाली फैसिलिटीज़ के अलावा पीडब्ल्यूडी बच्चों को मिलने वाला जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वाइज। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन राइटिंग फॉर्म फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या आपने किया था, आगे आपको क्या करना है, मतलब वो पीडब्ल्यूडी बच्चे जिनका डिसेबिलिटी परसेंटेज लेस देन 40 है उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनकी बात हम करेंगे। यूडीआईडी कार्ड की बात हम करेंगे। डिसलेक्सिक कैंडिडेट्स के लिए अलग से एक फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 रिलीज़ किया गया है ब्रोशर में, इन्हीं पेजेस के बीच में है वो, और वैसे भी हमने टेलीग्राम ग्रुप पर वो ऑलरेडी शेयर कर दिया है। इसके बाद मैं फिर से शेयर कर दूंगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन की बात करेंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से बात करेंगे। और उसके बाद हम एडमिट कार्ड की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस की बात करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया स्क्राइब फॉर्म, डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, डिसलेक्सिक पर्सनस के लिए जो भी अलग से ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो उनकी बात करेंगे। रिजल्ट्स की बात करेंगे, रैंक लिस्ट की बात करेंगे, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो हर सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड होता है पीडब्ल्यूडी बच्चों को उसकी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स एक्चुअली एक पीडब्ल्यूडी बच्चे को स्कोर करने हैं, एटलीस्ट कम से कम वो कितने मार्क्स होने चाहिए कि वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले ले। और उसके बाद हम टॉप आईआईटीज़, गुड ब्रांचेस या टॉप 11 आईआईटीज़ की बात भी करेंगे कि उसके लिए आपका क्या स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा मुझे पता है कि एक सिंगल वीडियो शायद आपकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म ना कर पाए, काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से आपके क्लियर हो ज़रूर जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अलग से चाहिए होगी। डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के ऊपर, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, आपके मार्क्स के ऊपर, और इवन हो सकता है कि आप अलग अलग आईआईटीज़ की कट ऑफ और अलग अलग आईआईटीज़ में अलग अलग ब्रांचेस के कट ऑफ वो भी अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करने वाले हैं, बाकी इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअल वीडियो यहाँ से शुरू है, अब टाइम स्टैम्प भी लगा सकता है आप में से कोई बच्चा, ताकि अदर बच्चों को पता चल जाए कि वीडियो एक्चुअली शुरू कहाँ से करना है। बस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पेज नंबर 6 की बात करूँ तो यहाँ पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए साफ साफ कहा गया है कि उन्हें 5% रिजर्वेशन मिला है। मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो 5 सीट्स पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए रिजर्व होंगी। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब SC, ST, EWS, OBC ये सब नॉर्मल रिजर्वेशंस हैं। उसके बाद इस रिजर्वेशन में भी जो सीट्स रिजर्व होती हैं वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो कि 5% है। फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता है आईआईटीज़ का, आईआईटीज़ में ही होता है, याद रखना, इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। जोसा की वेबसाइट पर ही ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा, और मैं अभी ये जानकारी आगे आपको देता चलता हूँ। फिर पेज नंबर 15 पर एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल है, वो मुझे लगता नहीं मैं ज़्यादा आपको बताकर उससे कोई फ़ायदा होने वाला है। बस एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 3-3 घंटे के होने वाले हैं। 17 मई को होने वाला है एग्ज़ाम, और पेपर 1 जो है सुबह 9 से 12, पेपर 2 जो है 2:30 से 5:30 शाम तक होगा। 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। 1 घंटा एक्स्ट्रा किसको मिलेगा? 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा पीडब्ल्यूडी बच्चों को। और किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ उन पीडब्ल्यूडी बच्चों को मिलेगा जिन पीडब्ल्यूडी बच्चों के पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। अगर आपकी डिसेबिलिटी बेंचमार्क है यानी 40% है एटलीस्ट,
तो ही आप इस एक्स्ट्रा 1 आवर के लिए एलिजिबल होंगे। क्या आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा 1 आवर एक्स्ट्रा के लिए? नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। क्या 1 आवर एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा? आप में से तो बहुत जो बच्चे हैं वो मेंस का एग्ज़ाम दे ही चुके हैं, तो आपको पता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा 1 आवर मिला था या नहीं मिला था। वहीं से अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जो नीट वाले बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, या वो एस्पिरेंट जो नीट और जेई दोनों एग्जामिनेशंस के अंदर है, मैथ्स भी था, बायोलॉजी भी था, तो उनको मैं बता दूं कि नीट में और जेई में काफ़ी डिफरेंस है चीज़ों में। यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम इतना इजीली नहीं मिलता जितना कि नीट में मिल जाता है। यहाँ कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज हैं जो कि काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, और कोई हैक नहीं है 1 आवर एक्स्ट्रा लेने का। अगर आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 से कम भी है तो भी 1 आवर एक्स्ट्रा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर, वो भी हम आगे जाकर यहाँ बात करेंगे। सबसे पहला कि कौन कौन सी ऐसी डिसीज़ हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको 1 आवर एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा। सबसे पहला वो बच्चा जिसने स्क्राइब फैसिलिटी ऑप्ट की है। स्क्राइब फैसिलिटी का मतलब कि वो अपने क्वेश्चंस को खुद अटैम्प्ट नहीं कर सकता या रीड आउट नहीं कर सकता, तो कोई हेल्पर जो कि उस क्वेश्चंस को रीड आउट करके बच्चे को बताए या क्वेश्चंस को क्लिक करने में, माउस को ऑपरेट करने में उस बच्चे की मदद करे, तो वो स्क्राइब होता है। और वो तभी हो सकता है जब आपकी फिजिकल लिमिटेशंस इस टाइप की हैं। अब डिसलेक्सिया इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, और लो विज़न, अगर आपका लो विज़न इस प्रकार का है कि क्वेश्चन पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है या पढ़ ही नहीं सकते, ब्लाइंडनेस का केस है, तो उस केस में भी आपको स्क्राइब दिया जा सकता है। या आपको अपर लिम यानी आपकी बॉडी की अपर पार्ट्स या हाथों में इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि माउस को ऑपरेट करना आपके लिए इतना ईजी नहीं है, मुश्किल है कि आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे या बहुत समय लगता है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, उस केस में आपको 1 आवर एक्स्ट्रा भी मिलेगा। या आपने स्क्राइब फैसिलिटी ली है तो फिर 1 आवर एक्स्ट्रा के लिए तो आप एलिजिबल हैं ही हैं। अब वो बच्चे जिनका डिसेबिलिटी परसेंटेज तो 40 से कम है यानी बेंचमार्क नहीं है, पर फिर भी उनकी डिसेबिलिटी ऐसी है कि उनको परेशानी है और उनको भी हेल्पर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो उस केस में भी वो डिफ़िकल्टी इन राइटिंग का अलग से फॉर्म भर के, और जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तभी ये बात मेंशन भी की होगी, एक्स्ट्रा 1 आवर के लिए या स्क्राइब फैसिलिटी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट, वैसे तो आपका जो जन्म है वो 1 अक्टूबर 2001 को या उसके बाद होना चाहिए। अगर उससे पहले आपका जन्म है तो फिर आप जो है ओवर एज हो चुके हैं और आपको और कोई चांस नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप एक पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं या एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ध्यान से सुनना, एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी। अब पीडब्ल्यूडी आप कोई भी हो, अब पीडब्ल्यूडी में चाहे आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो फिर आपको 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अब इसमें 2001 में आप 5 साल डाउन कर लीजिए तो 1 अक्टूबर 1996 हो गया। अब आपका अगर बर्थ जो है 1 अक्टूबर 1996 के बाद है, अच्छी बात है। 1 अक्टूबर 1996 को है तो भी अच्छा, अगर उससे पहले है तो फिर अगर आप चाहे पीडब्ल्यूडी ही क्यों ना हो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। वैसे एससी या एसटी कैटेगरी में तो नॉर्मल भी अगर आप हैं, मतलब पीडब्ल्यूडी नहीं है, तो भी 5 ईयर एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन वहां पर अवेलेबल है। एक बार मैं ज़रा स्क्राइब फैसिलिटी या 1 आवर एक्स्ट्रा के ऊपर थोड़ा सा रोशनी फिर से डाल देता हूँ ब्रोशर के अंदर जो लिखा हुआ है। एक तो विजुअली इम्पेयर्ड है या डिसलेक्सिया है, तो आपको आराम से, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस है, यानी कुल मिलाकर मैंने को बता दिया क्या फिजिकल लिमिटेशन है। अगर ये सब है तो फिर आपको आराम से 1 आवर एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, स्क्रैप फैसिलिटी भी मिल जाएगी। हाथों में प्रॉब्लम है, उंगलियां ही नहीं है, हाथ ही नहीं है उस केस में। और इस स्क्राइब फैसिलिटी को ऑप्ट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान तो पता करना ही, मतलब ऑप्शन को क्लिक करना ही था स्क्राइब के लिए। और इसके अलावा भी आपको जेई एडवांस के जो चेयरपर्सन है आपके जोन में, एक तो सर्च करना, नहीं तो सीधा वेबसाइट पर जाना और वहाँ से कॉल करना और वहाँ से पता करना कि आपके जोन का जो नियरेस्ट आईआईटी है वो कहाँ है। सीधा आईआईटी चले जाना, जो भी आपका नियरेस्ट हो, वहाँ पर आपको चेयरपर्सन मिल जाएंगे। उनसे जाकर अपनी क्या आप अपनी स्क्राइब फैसिलिटी के लिए ऑप्ट किया है उसकी जानकारी भी उनको एक बार देनी होती है एग्जाम से पहले। डिफ़िकल्टी इन राइटिंग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका यूडीआईडी कार्ड। बहुत से ऐसे पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं, ऐसे डिसेबल बच्चे हैं जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो है लेकिन उन्होंने यूडीआईडी कार्ड अभी तक बनवाया ही नहीं है। यूडीआईडी कार्ड बहुत ज़रूरी है बनवाना,
क्योंकि अब धीरे धीरे यूडीआईडी कार्ड एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट हो गया है और वो बड़े A4 साइज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को या हैंड रिटन सर्टिफिकेट को रिप्लेस कर देगा और करता ही जा रहा है लगातार। इसी रेस में यूडीआईडी कार्ड अब एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट हो गया है आपके लिए। अगर आपको डिसलेक्सिया है, आप इस बात को याद रखें कि आपको फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 2 भरना पड़ेगा, जो कि ब्रोशर में अवेलेबल है। आपको ना मिले तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस ग्रुप में जाकर देख लेना। आपका फॉर्म नंबर 1 फॉर्म नंबर 2 दोनों फॉर्म वहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे काफ़ी टाइम पहले। जैसे ये ब्रोशर आया था उसी हफ्ते हमने डाल दिए थे। अब जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब आप जोसा काउंसलिंग के लिए उतरेंगे तो काउंसलिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी दौरान आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। पहले तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफलाइन से पहले ऑनलाइन ही होता है। अब मेंस में अगर आपने एग्ज़ाम दिया था या उसकी काउंसलिंग प्रोसेस में अगर जाएंगे तो वहाँ भी सेम है, एडवांस में जाएंगे तो वहाँ भी। बस यहाँ पर क्या है कि आपको अपना यूडीआईडी कार्ड अपलोड करना होता है और अगर उनको कोई परेशानी नहीं नज़र आती है तो फिर आपको ऑनलाइन ही वेरीफाई कर दिया जाता है। फिर आपको सीधा एडमिशन लेने कॉलेज जाना है, जो भी आपको आईआईटी मिलेगा वहाँ जाकर एडमिशन लेने जाएंगे। वहाँ वो चाहें तो ऑनलाइन बेसिस पर आपका क्रॉस वेरिफिकेशन ना करें और वो चाहें तो एक मेडिकल बोर्ड का गठन वहाँ पर कर सकते हैं। क्या ये 100% है कि मेडिकल बोर्ड बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बना सकते हैं वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाए उसके बावजूद भी? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या ऑनलाइन वेरिफिकेशन फेल भी हो जाता है? बिल्कुल, कई बार ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी फेल हो जाता है। या वो बच्चे की डिसेबिलिटी इस प्रकार की होती है कि वो चाहते हैं कि एक फिजिकल बोर्ड हो और वहाँ पर जाकर एक जांच पड़ताल हो जाए ताकि एक क्लैरिटी मिल सके, तो वो हो सकता है। तो आप तैयार रहिए। इसीलिए हमने पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम चालू किया हुआ है, जहां पर हम बच्चों को सिर्फ यही गाइड करते हैं कि कैसे आपको कॉन्फिडेंटली अपनी डिसेबिलिटी का वेरिफिकेशन के दौरान पर सामना करना है, कैसे आप अपने डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन को नेल आउट कर सकते हैं और बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जेई एग्ज़ाम्स के लिए या नीट एग्जामिनेशन के लिए, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, जिस भी प्रकार से मतलब प्रिपरेशन करते हैं। और विदाउट प्रिपरेशन इन एग्ज़ाम्स को पास करना, अच्छी रैंक लेकर आना, आपको भी पता है ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक तुक्का ही है। तो ये तुक्का भी बहुत मुश्किल है कि किसी का लग जाए। अब ये तुक्का लगाना भी इतना ईजी रह नहीं गया है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अब काफ़ी लेवल अप हो चुका है। सीधा क्वेश्चंस और 4 ऑप्शन इजीली आता नहीं है। अब तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी असर्शन, रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं। मतलब काफ़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अगर आप मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए भी प्रिपेयर करके जाएंगे तो वहाँ पर प्रिपरेशन के लिए मेडिकल बोर्ड कैसा भी हो, हार्ड हो, इजी हो, अगर आपको उन सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, आपको पता है उसे आपको कैसे टैकल करना है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी और मोस्टली आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। और अलग अलग मेंबरशिप्स हैं, उसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जब आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग मेंबरशिप और उनके बेनिफिट्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो जो आपके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल मेंबरशिप हो, आप उसे ज्वाइन करें। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न बना रहे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर कॉन्टैक्ट कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर लिंक अवेलेबल है, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इवन फ़ोन नंबर, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट, हर जगह जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार क्लैरिटी मिल जाए तब आप ज्वाइन करना, या जैसे भी आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको 11 से 17 मई के बीच में मिल जाएगा, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। 11 को अवेलेबल हो जाएगा, 17 तक डाउनलोड कर सकते हैं, संडे टू मंडे। और कई बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि भैया अगर हमारा टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड है तो फिर हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन ऑनलाइन तो हो ही नहीं पाएगा, ऑफलाइन ही होगा। तो ऐसा नहीं है। आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहे या यूडीआईडी कार्ड परमानेंट है या टेम्परेरी है, इससे आपके फिजिकल वेरिफिकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चों को अगर ऐसा लगता है या गलतफहमी है या मार्केट में कुछ तरह की न्यूज़ है, अगर वो देखते हैं तो उनको ये देखने को मिलता है कि परमानेंट हो तो आराम से पास हो जाएगा और टेम्परेरी है तो फिर तो वो वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा ही नहीं, ऑफलाइन करना ही पड़ेगा, फेल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार हमारे बहुत सारे मेंबर्स, मैं तो कहूँ मोर देन 70% मेंबर्स का वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही हो गया। जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, परमानेंट वालों का तो हुआ ही है। बस जब भी आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी यानी यूडीआईडी कार्ड जब अपलोड करेंगे तो वो क्लियर फॉर्म में होना चाहिए,
मैं तो कहूँ आप उसे स्कैनर से स्कैन ज़रूर करा लें, अपने फ़ोन के स्कैनर से नहीं, एक्चुअल स्कैनर से जाकर। अगर घर पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी साइबर कैफ़े जाकर आप साइबर कैफ़े पे जाकर वो प्रिंट करा लें, वो फाइल अपने पास रख लें और वहाँ से उसे अपलोड करना, ताकि जब वो खोला जाए तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो और एक चीज़ पढ़ने में आसान रहे। और जब वो आपको क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करें ऑनलाइन तो वो कर पाएँ स्वावलंबन वेबसाइट पर। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाने हैं। तो एक तो आपका आधार कार्ड आपको ज़रूर लेकर जाना है, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना है। अपडेट करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, या आप अपडेटेड है ऑलरेडी तो फिर अपडेट कराने की आवश्यकता नहीं। आपका एडमिट कार्ड, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो या कलर्ड हो, ड्यूली फिल्ड, मतलब जो भी उसमें फिल करने के लिए आपसे कहा गया है, जहाँ भी आपको साइन करने हैं, जो भी उसको ठीक से फिल करना है आप उसे फिल कर कर वहाँ पर लेकर जाएंगे। अब वो ब्लैक एंड वाइट हो, कलर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियर होना चाहिए, बस इतनी बात याद रखना। इसके अलावा अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी, वोटर नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं तो पैन कार्ड, नहीं तो पासपोर्ट, नहीं तो कॉलेज आईडी जिस पर फोटो लगी हो वैलिड, वो चल जाता है। पर आधार कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स तो आती हैं, क्योंकि आधार कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाएं, वो नहीं है तो यूडीआईडी कार्ड लेकर जाएं ओरिजिनल फॉर्म में, और अगर दोनों ही हैं तो दोनों ही कैरी कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और स्क्राइब फैसिलिटी अगर आपने ऑप्ट की थी, स्क्राइब फॉर्म साथ में लेकर जाना जो आपने भरा था। डिफ़िकल्टी इन राइटिंग के लिए ऑप्ट किया था तो डिफ़िकल्टी इन राइटिंग का फॉर्म भरने के बाद साथ में लेकर जाना। और डिसलेक्सिया है तो भाई डिसलेक्सिक वाला फॉर्म नंबर 1 और 2 भरकर साथ में लेकर जाना, वो भी उन्हें लेकर जाना है जिन्होंने भरा था। अगर डिसलेक्सिया नहीं है आपको ज़रूरत नहीं है, डिफ़िकल्टी इन राइटिंग वाला कोई चक्कर नहीं है, नहीं भरना आपको। स्क्राइब नहीं ऑप्ट किया था तो नहीं लेकर जाना। अच्छा, कुछ बच्चों का ये सवाल था कि हमने स्क्राइब फैसिलिटी के लिए ओके कर दिया था फॉर्म में, लेकिन एक्चुअली हम स्क्राइब फैसिलिटी लेना नहीं चाहते, अब हम क्या करें? तो कोई बात नहीं, सिंपली आप बिना स्क्राइब के, बिना स्क्राइब फॉर्म लिए, बिना ही किसी भी नियरेस्ट आईआईटी को इंटीमेट किए आराम से अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर चले जाना। ये फैसिलिटी अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ती हैं। इवन अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय येस कर दिया था तो भी अगर आप बिना ये सारी चीज़ें वहाँ पर लेकर जाएंगे तो आपको सिर्फ स्क्राइब फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बाकी आप नॉर्मली अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। एक्स्ट्रा 1 आवर के लिए मैं आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा 1 आवर अगर आपको मिल जाएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बता दिया। अगर उन क्राइटेरियाज में आप कहीं हैं तो आपका 1 आवर एक्स्ट्रा आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। और फिर वो आपकी मर्जी है कि आप उस 1 आवर एक्स्ट्रा को यूज़ करना चाहें ना चाहें। कई बार बच्चा क्या कहता है कि भैया मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करना, मेरे लिए सफिशिएंट था, मैंने अपना क्वेश्चन पेपर उतना सॉल्व कर लिया जितना मेरे लिए ज़रूरी था, अब मैं एक्स्ट्रा 1 आवर का क्या करूँ? तो बेटा अगर आपने अपनी जो नॉर्मल लिमिट है उससे पहले तो आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर नहीं आ सकते, तो जो आपके नॉर्मल आवर्स हैं, एग्जामिनेशन आवर्स हैं, अगर वो आपने कंप्लीट कर लिए तो फिर आप 1 आवर एक्स्ट्रा लो या 1 आवर एक्स्ट्रा मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन मान लो कि आपको अगर 1 आवर एक्स्ट्रा मिल गया तो उसमें से अगर आपने 10 मिनट यूज़ कर लिया, 20 मिनट यूज़ कर लिया, 15 मिनट यूज़ कर लिए, तो बचे हुए टाइम के लिए ऐसा नहीं है पूरा 1 घंटा बैठना ही पड़ेगा, आप बीच में छोड़कर जा सकते हो। तो एक्स्ट्रा टाइम की ये बड़ी खूबसूरत बात है भाई, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। रिजल्ट्स आपको 21 मई को देखने को मिलेंगे, माफ़ कीजिएगा, कैंडिडेट रिस्पॉन्स आपको 21 मई को देखने को मिलेगा। जो भी आपने रिस्पॉन्स दिया वो आपको पता चल जाएगा आप क्या करके आए थे। आंसर की 25 मई को, और फाइनल आंसर की अगर उसमें कोई परेशानी है तो फिर आप उसमें चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद वो करेक्शन हो जाएगा। और फाइनल आंसर की आपको 1 जून को, फिर रिजल्ट भी आपको तभी मिल जाएगा। अब पीडब्ल्यूडी बच्चे को अगर रैंक लिस्ट में आना है, मतलब कम से कम उस रैंक लिस्ट में आना तो ज़रूरी है, नहीं तो काउंसलिंग से तो फिर मतलब ही नहीं है, काउंसलिंग में आप जा ही नहीं पाओगे। उस रैंक लिस्ट में आने के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, तो कैटेगरी कुछ भी हो आपकी, जनरल, SC, ST, OBC, पीडब्ल्यूडी, जितने भी पीडब्ल्यूडी हैं इसमें कैटेगरी बाय सब कैटेगरी, कम से कम परसेंटेज होना चाहिए, 5% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। मार्क्स एग्रीगेट की बात करूँ तो वो 17.5 बनता है। आप 18 मान के चलें कि 18 एग्रीगेट मार्क्स के आसपास अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप उस रैंक लिस्ट में तो ज़रूर आ ही जाएंगे। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है उस मेरिट में आप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 1 और 2, जो दोनों पेपर मिलाकर जो एग्जामिनेशन के जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो लगभग 300 से 360 के आसपास हो सकते हैं। कोई फिक्स तो है नहीं मार्क्स, मैक्सिमम 360 मान लो, मिनिमम 300 मान लो। कितना लाना पड़ेगा आपको, मतलब कितना लाना, हर पेपर को आप 180 मार्क्स का मान के चलो, पेपर 1 पेपर 2 को कितने नंबर लाने ज़रूरी हैं। पेपर जितने भी नंबर का पेपर हो, 300 का हो या 360 का हो, 350 का हो, आपको एटलीस्ट 12% मार्क्स लाने हैं, दोनों को इंक्लूड करके। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर कम से कम आपके मार्क्स 11% होने चाहिए।
मान लीजिए अगर दोनों को मिलाकर मार्क्स बन रहे टोटल 100, तो आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम 11 या 12। अगर आपके 11 नंबर बनते हैं आउट ऑफ 100, तो आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाते हैं और काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट क्लियर हुई है, आप कहीं ना कहीं रैंक लिस्ट में एग्जिस्ट कर जाएंगे, लेकिन उससे एडमिशन मिलने में इतनी आसानी नहीं होगी, मुश्किल होगी। शुरुआती राउंड में तो मिलने से रहा, अच्छा ब्रांच मिलने से रहा और अच्छा कॉलेज मिलने से रहा, ठीक है। और अगर लेकिन अच्छा कॉलेज चाहिए या कॉलेज चाहिए एटलीस्ट, तो कम से कम 80+ नंबर लाने ज़रूरी हैं, तो ही जाकर आपको एडमिशन मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी IIT में मिल जाएगा अगर 80 नंबर प्लस हैं तो कम से कम। अब 360 में से खाली 80 मार्क्स स्कोर करना मुझे नहीं लगता कि इट्स नॉट, ये कोई बहुत बड़ा आस्क तो नहीं है, कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर आपको अच्छी ब्रांच भी चाहिए भाई, तो फिर कम से कम 120 प्लस कर लेना। कोई भी IIT एक अच्छी ब्रांच के साथ, कोई भी IIT एक अच्छी ब्रांच के साथ चाहिए तो कम से कम 120 के ऊपर जाना पड़ेगा। अब आप जनरल हैं, SC हैं, ST, OBC जो भी हैं, आप इसे एक बेंचमार्क मान लीजिए। और अगर आपको टॉप IIT चाहिए तो फिर तो 180 से नीचे पूछ ही, मतलब 50% मार्क्स तो चाहिए। फिर आप बोलोगे भैया PWD के अंदर भी इतना कंपटीशन, नंबर ऑफ PWD कैंडिडेट्स की संख्या अब कम नहीं है, नंबर ऑफ PWD कैंडिडेट की संख्या लगातार बढ़ रही है, और वो जो स्कोर कर रहे हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं PWD में, वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि PWD बच्चे कम ही स्कोर करते हैं, अच्छा भी स्कोर करते हैं, और करते हैं और इस बार भी करेंगे। तो टॉप IIT चाहिए, कम से कम 180 के ऊपर जाना पड़ेगा। कोई भी IIT चाहिए, ब्रांच भी कुछ भी चल जाएगा, तो कम से कम 80+। लेकिन कोई भी IIT चाहिए लेकिन ब्रांच बढ़िया चाहिए, तो कम से कम 120+। और सब कुछ ही बढ़िया चाहिए, बढ़िया IIT बढ़िया ब्रांच, तो 180 से नीचे बात बनेगी नहीं। तो कंप्लीट मैंने इस वीडियो के अंदर जितना भी आपको बताना था, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्लियर कर दी हैं। अब इसके अलावा आपके जो भी सवाल हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, हमारे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहाँ पर आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर टेंशन है तो प्रिपरेशन प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अब अगर कोई डिटेल और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप करें वीडियो को। क्योंकि हमारा जो मोस्टली कंटेंट है, आपने देखा होगा कि PWD बच्चों के लिए कंटेंट तो है, लेकिन वो कंटेंट मेनली हम नीट के लिए ही डेडिकेटेड कंटेंट बनाते हैं। अब उसकी वजह यह है कि वो रिस्पॉन्स वहाँ से हमें आता है, तो उस रिस्पॉन्स की वजह से हम ये काम करते हैं। अब हो सकता है कि आप ये कहोगे कि भैया आप JEE की वीडियो ही नहीं बनाते तभी तो रिस्पॉन्स आता। एक्चुअली हमने बीच बीच में कई बार ये वीडियोस बनाई हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा कभी भी रिस्पॉन्स ठीक से आता नहीं है। बच्चे आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन हम अपना पार्ट पूरा कर देते हैं, अपना रिसर्च पूरा कर देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी तरफ से वो काम नहीं करते हैं। वो लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, मतलब वीडियो को हाइप नहीं करते, मतलब अपनी तरफ से कोई मोरल सपोर्ट, मोरल बढ़ाने के लिए, माफ़ कीजिएगा, कुछ नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि आपका रिस्पॉन्स भी इस तरीके का हो कि अगली बार एक तो हम कंटिन्यूअसली आपके लिए डेटा देते चले जाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है बेटा, हम थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके लिए भी डेटा दे सकते हैं। बच्चों की हेल्प करना हमारा मकसद ज़रूर है, लेकिन बेटा टाइम हमारे पास लिमिटेड है। नीट में आपको पता ही है, नीट का कंपटीशन JEE मेंस के कंपटीशन से, JEE एडवांस के कंपटीशन से कई ज़्यादा अधिक है, तो वहाँ पर हमें थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम आपके लिए एक डेडिकेटेड टीम बना देंगे, चाहे वो 1-2 बंदे की हो, पर आपके लिए एक डेडिकेटेड टीम बना देंगे जो कि सिर्फ JEE के लिए काम करेगी, मेंस एंड एडवांस PWD बच्चों के लिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियोस को की रीच बढ़ाएं। वैसे भी PWD आपको पता है बहुत छोटा सा एक नीश है, और इतने छोटे से नीश में भी अगर सपोर्ट नहीं होगा तो शायद हम उतना एग्रेसिवली आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे, जो कि मैं चाहता हूं कि हम करें। तो हमारे पास मैन पावर कम है, और मैन पावर बेटा पूरी तरीके से इकोनॉमी से जुड़ी होती है, और बेटा हम फ्री में सारे काम नहीं करवा सकते लोगों से। हम कर सकते हैं, दूसरों से हम नहीं करा सकते, हमारा किसी के ऊपर जोर नहीं है। तो हम ये नहीं करें कि आपको डोनेशन कर दें या आप कोई सपोर्ट कर दें, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप एक काम तो कर सकते हैं जो फ्री है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं, तो कर ही सकते हैं ना। सोशल मीडिया पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारा थोड़ा रीच बढ़े। ये काम आप कर देंगे तो कहीं ना कहीं से वो इकोनॉमिकल बैकअप हमें मिल जाता है, तो हम किसी दूसरे को स्पॉन्सर करके आपके लिए काम करा सकते हैं। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आपको भी लगेगा भैया यार क्या चालू कर दिया आपने वीडियो के एंड में। बस JEE
यानी इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों से मेरी ये थोड़ा सा दिल की बात थी, मन की बात थी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है इस वीडियो के एंड में। वीडियो को लंबा ज़रूर कर दिया है, पर मैंने वो बात आपके लिए शेयर कर दी है जो कि आगे के लिए कुछ और रास्ते खोल सकती है। चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप करा सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कोई बता भी देना कि शुरू कब से हो रही है, एंड कब पे हो रही है, और एंड वाले ये चीज़ें बच्चे स्किप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।